ये वीडियो कुछ व्यूअर्स के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। किलर इन द हाउस, द डार्ली रोटियर केस। What is your emergency? Ma'am? They just stabbed me in my cabin. What? They just stabbed me in my cabin. Who did? Hang on. Hang on, ma'am. Ma'am? Unknown medical emergency, 5801 Eagle Drive. Ma'am, I'm trying to get an ambulance to you. Hang on a minute. God, my babies are dying. What's going on, ma'am? Oh, my God. इस कॉल रिकॉर्डिंग में हम एक लेडी डार्ली रोटियर को सुनते हैं जो बहुत पैनिक स्टेट में 911 ऑपरेटर को अपने घर में किसी के घुसने और उसके बच्चे डेवन और डेमन को हर्ट करके मारने की खबर देती है। वो बताती है कि उसके घर के गैरेज की विंडो स्क्रीन को काटकर कोई अंदर घुस आया है और उसके बच्चों को छुरा मारकर जख्मी कर गया है। डार्ली को खुद को भी गले पर बहुत ही गहरी चोट आई थी। ये एक आम रोबरी का केस लग रहा था जिसमें पकड़े जाने पर इंट्रूडर ने घर के लोगों पर हमला बोल दिया, पर सच्चाई उसके बिल्कुल अपोजिट थी। 4 जनवरी 1970 में जन्मी डार्ली और उसके पति डेरन रोटियर अपने दोनों बच्चे डेमन और डेवन के साथ 1992 में उनके रॉलेट टेक्सास में 5801 ईगल ड्राइव में स्थित न्यूली बिल्ट होम में मूव करते हैं। उनके नेबर्स के लिए रोटियर परिवार बहुत ही अजीब था। जी नहीं, स्कैरी नहीं, बस अजीब था। उनकी नई नई मिली शोहरत और बदलता लाइफस्टाइल जो डेरन के इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के सफल होने पर आया था, वो सबकी नज़र में आ रहा था। वो बहुत ही शो ऑफ करते थे। डार्ली के फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग डार्ली हमेशा नई नई ज्वेलरी और टेक्सास की भीषण समर में भी ब्रांडेड कोट्स पहने दिखाई पड़ती थी। वहीं डेरन भी कुछ कम नहीं था। वो भी नई नई कार और बोट खरीदकर अपने स्टेटस को हमेशा शो करता ही रहता था। उनका नया घर भी उनके न्यूली फाउंड स्टेटस को बहुत ही सूट करता था। उनके बच्चों की जिंदगी भी इस अफ्लुएंस से अछूती नहीं रही थी। जैसे ही बाजार में कोई नया खिलौना आता, उन्हें तुरंत मिल जाता, जिससे उन्हें जिद करने का भी मौका नहीं मिलता था। और सिर्फ यही नहीं, रोटियर परिवार के दरवाजे नेबर्स के बच्चों के लिए भी हमेशा खुले रहते थे। उन्हें रोटियर किड्स के खिलौनों से खेलने की भी परमिशन थी, जिससे अब प्ले टाइम कम्युनिटी में इस घर को निंटेंडो हाउस के नाम से बुलाया जाने लगा था। लोगों को उनकी ये साइड टैकी और मिलिशियस लगती थी, पर आखिरकार ये उनकी मेहनत का कमाया हुआ पैसा था। वो जैसे चाहे खर्च कर सकते थे। पर अब एक दिक्कत थी जिससे रोटियर्स का सामना होने वाला था। वो जितना कमा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा खर्च कर रहे थे। हर वक्त क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना और अननेसेसरी चीज़ों के लिए लोन लेना अब उन्हें महंगा पड़ने लगा था। उनका मानना था कि उनका बिजनेस हमेशा ग्रो करता रहेगा, पर उनकी नींद तो तब खुलती है जब 1995 के अंत में डेरन का बिजनेस डिक्लाइन में चला जाता है। अब तो जैसे रोटियर्स के घर के बाहर लोन चुकाने के नोटिस और क्रेडिट कार्ड कंपनीज के अनवेलकमिंग लेटर्स की भरमार ही लग गई थी। IRS के अकॉर्डिंग उस समय रोटियर्स पर $2 लाख का कर्जा था। अब रोटियर्स को क्या करना था? बस कुछ समय तक कुछ अननेसेसरी खर्चों को कम करना था और कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करके केयरफुल प्लानिंग करनी थी, जो वो कर ही लेते, है ना? बिल्कुल नहीं। उनको कुछ समय तो रियलिटी को एक्सेप्ट करने में ही लग जाता है। उनके अकॉर्डिंग दूसरा इंसान ज़्यादा खर्च कर रहा था। दोनों को पता था कि कुछ गलत हो रहा था, पर उनमें से कोई भी अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए तैयार नहीं था। वो अभी भी अपने दोस्तों को फैंसी रेस्टोरेंट पर ले जाते और महंगी महंगी चीज़ें खरीदते। और अब तो उनकी आर्थिक तंगी और भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि उनके घर में एक और बच्चे ने जन्म लिया था। डार्ली ने अपने तीसरे बेटे ड्रेक को जन्म दिया था। वहीं डीवन जो अब 6 साल का हो चुका था और डेमन जो 5 साल का था, उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी थी। डार्ली को अक्सर डीवन और डेमन की हरकतों पर गुस्सा होते देखा जाता था, पर इस बात का अंत जल्द ही होने वाला था और ये सुखद तो बिल्कुल भी नहीं था। 6 जून 1996 की उस शाम को डार्ली अपनी सिस्टर डाना के साथ डिनर करती है और 9:30 के अराउंड अपने पति डेरन को उसे घर छोड़ने के लिए भेज देती है। उस शाम को भी डार्ली और डेरन के बीच झगड़ा हुआ था। डाना के अकॉर्डिंग डार्ली से सारी फाइनेंशियल सिचुएशन और बर्डन अब झेला नहीं जा रहा था, पर बाद में उनकी सुलह हो गई थी। रात तक तो वो काउच पर बैठकर टीवी देख रहे थे। डीवन और डेमन भी वहीं फ्लोर पर बैठकर टीवी देखते देखते सो गए थे। कुछ देर बाद डार्ली की भी काउच पर ही आंख लग जाती है। डेरन उसे वहीं अच्छे से टक इन करके ऊपर सोने चला जाता है, जहां उसका बच्चा ड्रेक अपनी क्रिब में सोया हुआ था। आधी रात को डार्ली की आंख उसके शोल्डर पर पड़ रहे प्रेशर से खुलती है। वो देखती है कि वो डेमन था और रोते बिलखते उससे उठाने की कोशिश कर रहा था।
डार्ली अब अच्छे से देखती है तो एक अनजान आदमी की परछाई को काउच के उस साइड खड़ा पाती है, जो उसे जागती देखकर जाने लगता है। वो जल्दी से उठ के उसके पीछे जाने लगती है, जिससे टेबल पर पड़ा एक वाइन ग्लास फ्लोर पर गिरकर टूट जाता है। डार्ली मुड़कर लाइट ऑन करती है और किचन की तरफ से होते हुए यूटिलिटी रूम की तरफ भागती है, जहाँ से वो अनजान आदमी गया था। रूम के उस पार गैरेज डोर पर उसे एक बड़ा खून से सना हुआ नाइफ फ्लोर पर पड़ा हुआ मिलता है। उसे अब जाके रियलाइज होता है कि वो खुद खून से सनी हुई है। तब वो नाइफ को उठाती है और जोर से डेरन को आवाज लगाती है। फिर वो वापस आकर घर का नजारा देखती है। पूरे रूम में सब तरफ खून बिखरा हुआ पड़ा था। नाइफ को किचन काउंटर पर रखकर वो डार्ली को फिर से आवाज लगाती है, पर अब डेरन की भी आंख खुल जाती है। वो नीचे जाता है तो डार्ली को चिल्लाते हुए पाता है कि उसने मेरी गर्दन काट दी, वो मुझे मारने आया था। डेरन भागकर 6 साल के डीवन को फ्लोर पर पड़ा पाता है और हड़बड़ी में उसे CPR देने की कोशिश करता है। और तभी डार्ली 911 ऑपरेटर को कॉल करती है, जो वीडियो की शुरुआत में हमने सुनी थी। फोन कॉल के 3 मिनट के अंदर ही पुलिस और पैरामेडिक्स वहां आ जाती है। गैरेज क्लियर था और किसी भी तरीके का कोई भी साइन वहां नहीं था एक्सेप्ट वन। गैरेज विंडो स्क्रीन जो काटी गई थी। गैरेज के बाहर जो बैक गेट का एग्जिट था वो ऑफिसर्स को उस टाइम बंद मिला। डेरन की स्टेटमेंट के अनुसार कुछ समय से उनका एग्जिट डोर टूटा हुआ था। ये बहुत ही अजीब था क्योंकि डोर बहुत ही भारी और जमीन से टच हो रहा था। इसे खोलना और बंद करना किसी के लिए भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था। तो जाहिर सी बात है, कोई क्राइम करके भागता हुआ चोर जाते हुए दरवाजा क्यों बंद करके जाएगा, और वो भी तब जब उसने घर के लोगों को इतना जख्मी किया हो और उसका कोई पीछा कर रहा हो। और दूसरी बात, इस एग्जिट डोर से टीवी रूम की खिड़की साफ साफ दिखती है, जहां उस समय टीवी चल रहा था। यानी इंट्रूडर को साफ साफ दिख रहा होगा कि लोग जागे हुए हैं, तो वो उस समय घर में दाखिल होने की क्यों सोचेगा। दूसरी तरफ जब पैरामेडिक्स ने बच्चों को चेक किया तो 6 वर्षीय डेवन को तो घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने डेवन को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो भी ऑफिशियली दुनिया को अलविदा कह गया। डार्ली को भी जल्द ही हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। अब क्राइम सीन का करीब से जायजा लेना था। डेरन और ड्रेक को क्राइम सीन से रिमूव किया गया। तब क्राइम सीन पर जेम्स रोन नाम के एक आदमी की एंट्री होती है। जेम्स कभी डेलस काउंटी शेरिफ्स ऑफिस के ल्यूटेंट हुआ करते थे। सेमी रिटायर्ड जेम्स के पास लॉ एनफोर्समेंट में 39 साल का एक्सपीरियंस था। उन्होंने अपनी करियर के तकरीबन 21,000 क्राइम सीन्स को इन पर्सन इवैल्यूएट किया था। जेम्स इस घर को बस 25-30 मिनट देखते हैं और वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और अविश्वसनीय कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, जो ये था कि उस रात घर में कोई घुसा ही नहीं। जी हाँ, जब घर में कोई घुसा ही नहीं तो ये सब किसने किया था। कुछ लोगों का कहना था कि इतनी जल्दी हमें किसी इन्वेस्टिगेशन पर विश्वास करके किसी जजमेंट पर नहीं पहुंचना चाहिए, पर इस कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कुछ फैक्ट्स पेश किए, जिनमें से एक एग्जाम्पल फर्श पर टूटा हुआ वाइन ग्लास था। डार्ली के अकॉर्डिंग ये ग्लास हड़बड़ी में वाइन रैक पर धक्का लगने से टूटा था, पर ग्लास के अलावा सब चीजें तो सिक्योरली रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पर्पसली घर में मेस और अफरा तफरी दिखाने के लिए इस ग्लास को तोड़ा था। दूसरा, यूटिलिटी रूम से लेकर गैरेज तक हर जगह खून के निशान थे, पर ड्रोन को इसके आगे ये निशान क्यों नहीं दिखे। क्या इंट्रूडर हड़बड़ी में बस गैरेज तक ही मैसिली दौड़ता हुआ गया था? और सबसे बड़ा क्लू, वो गैरेज विंडो जिसे बहुत ही इजीली किसी स्किल्ड नाइफ से नहीं बल्कि ब्रेड नाइफ से काटा गया था। और घटना के अकॉर्डिंग इंट्रूडर इसी स्क्रीन के थ्रू घुसा और बाहर गया होगा, जहां एक कैट केज रखा है जिसपे काफी डस्ट जमा है। अगर ध्यान से देखें तो विंडो स्क्रीन से घुसकर अंदर आने के लिए बहुत ही कम जगह है। इंट्रूडर को कैट केज का सपोर्ट लेना ही पड़ता, पर केज के ऊपर जमी डस्ट वैसी की वैसी थी। उसे स्क्रीन को थोड़ा भी और काटा नहीं गया था। अब यहाँ ये नैरेटिव निकाला जा सकता है कि हमारे पास 3 कल्पिट ऑप्शंस हैं। या तो मर्डर घर में रहने वाले ही किसी इंसान ने किया था, यानी डार्ली और डेरन, या किसी रैंडम मैनिएक इंसान ने जिसके पास कोई खास मोटिव तो नहीं था, बस इंजॉयमेंट के लिए उसने ये सब किया हो। बहुत ही रेयरली, पर ये क्राइम भी रैंडमली होते हैं। और तीसरा ऑप्शन था कोई घुसपैठिया जो रॉबरी करने आया होगा, पर उसे लगा होगा कि ये नरसंहार जरूरी था। पर टेबल पर पड़ी ज्वेलरी इस ऑप्शन को भी रूल आउट कर देती है। पर ये सबूत किसी भी कंक्लूजन पर आने के लिए काफी नहीं थे। इतने सालों तक लोगों ने जेम्स की जजमेंट को बोगस बताया था, और जेम्स खुद भी मानते थे कि ये सिर्फ एक कॉमन सेंस अप्रोच थी। ये चीजें सीधे तौर पर कुछ भी साबित नहीं करती थी। पर एक पर्सन जिसने इस फील्ड में 39 साल काम किया हो, उसका इनपुट हमेशा वेलकमिंग ही होता है। दूसरा, नाइफ की जांच करने पर भी जेम्स को एक रॉड मिली थी जो माइक्रोस्कोपिकली उस रॉड से मैच होती है जिससे स्क्रीन को काटा गया था। अब इस थ्योरी के हिसाब से बाहर से किसी की एंट्री हुई नहीं थी और कोई चोरी भी नहीं हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि ये कांड करने वाला घर में से ही कोई था।
केस को बारीकी से इन्वेस्टिगेट करने पर पुलिस को वो भी मिल जाता है, और वो थी शुरू से ही अपने आप को विक्टिम और इनोसेंट दिखाने वाली डार्ली। जी हाँ, डार्ली की पहली कॉल रिकॉर्डिंग ही उसकी तरफ कई सवाल खड़े करती है। जरा इसे सुनिए। यहाँ डार्ली अपने बच्चों की डेथ्स को एक्सेप्ट करने में थोड़ी भी देर नहीं करती। यूजुअली एक माँ की इंस्टिंक्ट आखिरी सांस तक लड़ने और जल्द से जल्द हेल्प जुटाने वाली होती है। और ये स्टेटमेंट, ऑफिसर विडेल के अनुसार ये स्टेटमेंट बहुत ही अननेसेसरी और ज़बरदस्ती एड इन की हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे डार्ली फोर्सफुली इस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रही थी कि वो सोई हुई थी, जबकि पहली स्टेटमेंट में उसने कहा था कि जब आदमी घर से बाहर भाग रहा था तो उसकी भी नींद खुल गई थी। ये इस केस का वो सबसे कंट्रोवर्शियल एलिमेंट था जिस पर बहुत डिबेट हुई थी। ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक इंसान आउट ऑफ द ब्लू अपने दुख का विलाप करते हुए अपनी सेफ्टी के बारे में सोचकर ओवर एक्सप्लेनिंग तभी करता है जब वह या तो किसी खतरे में हो या वो कल्प्रिट हो। यहाँ डार्ली के दरवाजे पर हेल्प खड़ी थी और यहाँ उसे ये चिंता सताई जा रही थी कि नाइफ पर उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए होंगे, जबकि उससे नाइफ के फिंगरप्रिंट्स के बारे में तो पूछा ही नहीं गया था। अब इसका मतलब ये था कि नाइफ पर इंट्रूडर के फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ डार्ली के फिंगरप्रिंट भी होंगे, पर कथित तौर पर बाद में इन्वेस्टिगेटर्स को नाइफ पर सिर्फ डार्ली के ही फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। फाइनली 18 जुलाई 1996 को डार्ली को एविडेंसेस के बेसिस पे मर्डर के लिए चार्ज किया गया और 6 जनवरी 1997 को उसका कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाता है। उस समय के टेक्सास के रूल्स के हिसाब से 6 साल या उससे कम उम्र के बच्चों की हत्या करने के जुर्म में डेथ पेनल्टी की सजा थी। जिस समय डीमन की हत्या हुई तब वो 6 साल का था, तो टेक्सास का ये रूल डार्ली को डेथ पेनल्टी के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल कर देता है। पर हर बार डार्ली दूसरे कोर्ट में एक सफल अपील कर देती। ट्रायल लंबे समय तक चलता रहा। इस बीच डार्ली और उसके सपोर्टर्स कोर्ट में अपील अटेम्प्ट करते रहे। उसे सबसे ज्यादा मीडिया ने सपोर्ट किया था। उसकी डेथ पेनल्टी के अनाउंसमेंट के जस्ट बाद से ही उसकी जेल हाउस पीआर कैंपेन शुरू हो गई थी। जेल में हुई इन इंटरव्यूज में डार्ली के इमोशनल होकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने और रोने से उसे बहुत सिंपैथी मिली। इन इंटरव्यूज में भी डार्ली सेम स्टोरी बताती रही कि कैसे वो इतने सीवियर स्टैब्स लेने के बाद भी सोती रही और कैसे डीमन, जिसको कई बार चाकू घोंपा गया था, उठकर उसके पास बिना चिल्लाए हुए आया, और कैसे उसका पति घर में इतनी हलचल होते हुए भी ऊपर आराम से सोता रहा, और कैसे उसने ऊपर जाकर अपने 1 साल के बेटे को चेक करना भी जरूरी नहीं समझा, मानो वो जानती थी कि वो सेफ है। डार्ली के पास सिर्फ पब्लिक का सपोर्ट नहीं बल्कि उसकी फैमिली मेंबर्स और पति डेरन का भी सपोर्ट था। Just keep on and on and on until you're dead. Will you ever quit? No. उसकी मदर तो उसकी डेथ पेनल्टी को रूल आउट करने और एक सफल अपील देने में उसकी सबसे बड़ी एडवोकेट थी। कुछ लोग तो इस घटना में डेरन का भी इन्वॉल्वमेंट मान रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्राइम सीन पर कोई भी एविडेंस या फिंगरप्रिंट उसकी मौजूदगी साबित नहीं करता। अगर इस बात पर गौर किया जाए कि डार्ली को भी तो स्टैब किया गया था, तो डॉक्टर की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नाइफ ने डार्ली की नेक को बस 2 मिलीमीटर तक ही पेनिट्रेट किया था, जिससे बस उसकी कुछ स्किन और फैट के अलावा उसे कोई जानलेवा इंजरी नहीं आई थी। और इन वुंड्स को भी बाद में इन डॉक्टर्स के द्वारा सुपरफिशियल घोषित कर दिया गया था। इसका मतलब ये था कि डार्ली ने अपने आप को ये घाव खुद को हमले का शिकार दिखाने के लिए दिए थे, ताकि उस पर किसी को शक ना हो। और दूसरा, डार्ली कथित तौर पर किलर के लिए बच्चों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और थ्रेटनिंग प्रेजेंस थी, तो वो बच्चों को बुरी तरह से स्टैब करके उसे कम लीथल इंजरीज क्यों देगा। ओवर द ईयर्स डार्ली को कई बार झूठ बोलते हुए देखा गया। जरा ये वीडियो देखिए। अपने बच्चों की ग्रेव्स पर उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही डार्ली के फेस पर कोई दुख या इमोशंस नहीं दिख रहा है, बल्कि वो तो पूरी तरह से खुश है, एज इफ किसी बैचलर्स पार्टी में आई हो। और गौर करने की बात है कि ये वीडियो डेवन और डेमन की डेथ के 8 दिनों के बाद का है, पर इसे भी वो जस्टिफाई करती रही। यही वीडियो थी जिसकी वजह से कन्विक्ट वर्डिक्ट आया था। 4 फरवरी 1997 को डार्ली रोजर को अपने 5 साल के बेटे डेमन को मारने के जुर्म में कन्विक्ट करने का फैसला सुनाया गया था। इतने सालों से डार्ली डेथ रो पर होते हुए इस फैसले को बदलने की अपील कर रही है और वर्तमान में वो गेटविल के माउंटेन व्यू यूनिट में कैद है। इस केस की लीगल प्रोसीडिंग्स अभी भी जारी है और ऑफिशियली कोई भी फैसला कोर्ट की तरफ से अभी तक नहीं आया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट जरूरी है। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I